हेलो एवरीवन। तो आज हमें ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 का ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है, देखो पहला पार्ट में मैं ऊपर तक बता चुका हूँ सब कुछ। अब नीचे वाले पार्ट में हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले आ रहा है इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो फार्मर्स होता है ना, वो कल्टीवेट करता है स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे और सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करता है और ज़्यादा लेबर इसमें लगती है। कहने का बहुत सिंपल सा मतलब है कि जैसे मान लो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में एक फार्मर है, उस फार्मर को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक छोटा सा लैंड चाहिए। इसमें ये अपना लेबर लगाएगा, यानी अपने खुद काम करेगा और बहुत ही सिंपल टूल रहेंगे, कोई भारी भरकम टूल नहीं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया, ये सिंपल टूल रहेंगे। और ज़्यादा प्लो हो गया, हल हो गया, ठीक है, यही सब टूल रहेंगे और ज़्यादा कोई भी ऐसा टूल का इस्तेमाल इसमें वो नहीं करेगा। ठीक है, ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकता है। आगे बात करते हैं क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन फर्टाइल सॉइल परमिट ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप एनुअली ऑन अ सेम प्लॉट। अब क्या कह रहा है कि अगर क्लाइमेट सही रहा, अगर क्लाइमेट ठीक रहा, ठीक है, क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन, यानी जहाँ पे सूरज की रोशनी रही, फर्टाइल सॉइल रही, तो ये क्या परमिट करता है, वो सॉइल परमिट करती है कि आप एक से ज़्यादा क्रॉप को उसी सेम प्लॉट पे उगा सकते हो। इसी सेम ज़मीन पे मैं राइस भी उगा सकता हूँ, मैं वीट भी उगा सकता हूँ और मैं अदर वेजिटेबल्स भी उगा सकता हूँ, अगर मेरी ये जो प्लॉट है उसमें फर्टिलिटी और सनशाइन दोनों ठीक रहे। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं राइस इज़ द मेन क्रॉप। ठीक है, इसमें राइस बहुत मेन होती है, अदर क्रॉप्स भी होते हैं जैसे वीट हो गया, मेज़ हो गया, पल्सिस हो गया, ऑल सीड हो गया। ठीक है, इसमें एक और चीज़ याद रखना कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वहाँ होता है जहाँ पॉपुलेटेड एरिया होता है और मानसून वाला एरिया ज़्यादा हो। अब जाहिर सी बात है, आप राइस की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, चावल की बात कर रहे हो, तो आपको पता होगा राइस के अंदर क्या चीज़ मेन लगती है, पानी बहुत लगता है। तो मानसून रीजन आपके पास होना चाहिए। मानसून रीजन कौन कौन से होते हैं, ईस्ट एशिया को देख लो आप, साउथ ईस्ट एशिया को देख लो और साउथ एशिया को ही देख लो, तो इनमें ज़्यादा मानसून वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया है ना, ये पैराग्राफ हमारा हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है। ठीक, अगले में बात हो रही है प्रिमिटिव यानी पुराना सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी पुराने तरीके से लोग कैसे एग्रीकल्चर किया करते थे, वो बात बता रहे हैं इसमें। तो पुराने तरीके में आप दो ही तरीका पढ़ोगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैटिक हर्डिंग। तो एक एक करके समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन की। देखो बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सको इस चीज़ को, तो समझने की कोशिश करो। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक लैंड है, ठीक है, यहाँ पर हमने खेती की, खेती करने के बाद जब खेती हो जाती है तो इसमें जो फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो शिफ्टिंग मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इसी तरीके से इस लैंड पे वर्क हो गया। अब कोई इंसान, कोई ट्राइब, कोई भी व्यक्ति जब दूसरे खेत पे जाकर वो खेती करे, इसको हमने छोड़ दिया है, इसको हमने कम से कम 1 से 2 साल के लिए छोड़ दिया ऐसे ही, कि अपनी फर्टिलिटी को दोबारा वापस आ जाए इसकी फर्टिलिटी। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर खेती करने लग गए। लेकिन एक बात और याद रखना कि जब हमने छोड़ा ना, जब हमने इस जगह को छोड़ा तो हमने इस पर आग लगा दी थी, फायर लगा दिया था। फायर इसलिए लगा दिया था क्योंकि ये जब जलेगा तो उसकी कुछ ऐश बनेगी, है ना, राख बनेगी, उस राख से ज़मीन में फर्टिलिटी वापस आ जाएगी। इसलिए तो इसीलिए हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कभी कभार स्प्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लेते क्या लिखा है, प्रैक्टिस थिकली फॉरेस्टेड एरिया में किया जाता है, जैसे अमेज़न के जंगल हो गए, ट्रॉपिकल अफ्रीका में हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा किया जाता है। हैवी रेनफॉल यहाँ पर होती है, बहुत ज़्यादा
जनरेशन की पावर होती है वेजिटेशन में, यानी बहुत जल्दी पेड़ उगते रहते हैं, है ना। अ प्लॉट ऑफ लैंड इज़ क्लियर किया जाता है किस लिए, फेलिंग द ट्री, बर्निंग दैम, उसे जलाया जाता है। उसकी जो ऐश होती है जैसे मैंने बताया, उसको मिक्स किया जाता है सॉइल में ताकि वो फर्टाइल हो सके। यहाँ पे किस प्रकार के क्रॉप हो सकते हैं, मेज़ हो सकता है, यम हो सकता है, पोटैटो हो सकता है, कसावा हो सकता है, ये सब ग्रो किए जाते हैं। एक बार जब सॉइल फर्टिलिटी को लूज़ कर देती है, आफ्टर सॉइल लूजेज इट फर्टिलिटी, लैंड इज़ अबंडन, लैंड ख़राब हो जाता है और कल्टीवेटर मूव कर देता है दूसरे प्लॉट पर। इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कभी कभार स्प्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। वही सब चीज़ जो मैं बताया हूँ वही सब चीज़ें इसमें आ जा रही है। मेन इंपॉर्टेंट देखो ये स्लाइड है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ना अलग अलग नामों से बोला जाता है अलग अलग जगह पे। जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्या बोला जाएगा, जूमिंग, और मिल्पा कहाँ बोला जाएगा, मैक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका में। तो ये नाम याद रखना, हर साल आता रहता है। रोका कहाँ बोला जाएगा, ये ब्राज़ील में, लादांग मलेशिया में, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लो, ठीक है। याद कर लेना, 4-5 ही दिए हैं तो याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नोमैटिक हर्डिंग, सिंपल सा टॉपिक है बहुत ज़्यादा, ठीक है। नोमैटिक हर्डिंग में क्या है, नोमैटिक का मतलब होता है घूमना, हर्डिंग का मतलब होता है चरवाहे। तो आप ये देखते होगे कि जब एक इंसान जो है ना अपने जो भी उसके पशु हैं उनको लेके इधर से उधर चरता रहता है ना, तो ये भी एक तरीके की प्रैक्टिस होती थी, ठीक है। कहाँ होते हैं, सेमी एरिड एरिया में होते हैं। सेमी एरिड का मतलब होता है जहाँ रेनफॉल कम हो, ठीक है। और एरिड एरिया यानी जहाँ रेनफॉल एकदम नहीं हो रही है, एक तो होते कम हो, एक तो होता हो ही नहीं रही है, जैसे सहारा, सेंट्रल एशिया, यहाँ पे तो एकदम ही नहीं होती है, ठीक है। राजस्थान हो गया, जम्मू एंड कश्मीर एरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब हम नोमैडिक हर्डिंग देख पाते हैं। सहारा जो डेजर्ट होता है उसमें ऊँटों, जैसे यहाँ पे ऊँट लाए गए हैं, ऊँट का होता है। और जो हम जम्मू एंड कश्मीर कह रहे हैं उसमें शिप्स वगैरह आती हैं, ठीक है, इस टाइप की। और फार्मिंग में क्या होता है, हर्ड मैन जो होता है, चरवाहा जो होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है अपने एनिमल के साथ, ठीक है। किस लिए, फॉडर के लिए, घास फूस के लिए और वाटर के लिए, ठीक है। और उसका डिफाइंड रूट रहता है, उसे पता रहता है कि हमें जाना कहाँ है। एक तरीके से बंजारे होते हैं ना, उन्हें पता नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इनको पता होता है कि हमें कहाँ जाना है, ठीक है। ये टाइप ऑफ मूवमेंट रेज रिस्पॉन्स विन क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट एंड टैरिफ ट्रेन। तो ये कह रहा है कि ये जो आप मूवमेंट करते हो ना, इसमें क्लाइमेट बहुत बड़ा अफेक्ट डालता है। अब जैसे मान लो कि कहीं जा रहे थे, बहुत तगड़ी बारिश होने लग गई तो वहाँ रुक गए, ठीक है। ट्रेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, थोड़ा मैं बताता हूँ ट्रेन कैसे। ये देखो, जैसे मान लो ये पहाड़ है, अब ऊँट तो या फिर कोई और तो जा नहीं पाएगा इसके ऊपर, तो इसलिए इम्पैक्ट पड़ जाता है इसका भी, ठीक। तो आपको समझ आया, चलो दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से समझना इसे। जैसे मान लो पर्वत है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर इसका जो ये ढलान है ये बहुत ज़्यादा ऐसे रहेगा तो क्या यहाँ जानवर चढ़ पाएंगे, नहीं चढ़ पाएंगे। तो वही वो बोल रहा है कि इसमें ट्रेन का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कौन कौन से जानवर आते हैं देख लो, शिप आ रहा है, कैमल आ रहा है, याक आ रहा है, गोट आ रहा है, ये कॉमन यहाँ पे पाए जाते हैं। अच्छा, ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, कुछ तो प्रोवाइड कराएंगे ना। तो ये आपको प्रोवाइड कराते हैं, मिल्क हो गया, मीट हो गया, वूल हो गया, हाइड हो गया, ठीक है। ये अदर प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं उनकी फैमिलीज़ को और हर्डर्स को, ठीक। तो आपने ये तो चीज़ पढ़ ली। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल का मतलब जानते हो आप, कॉमर्शियल का मतलब होता है सोल्ड एंड परचेज, है ना, किसी चीज़ को बेच रहे हो या खरीद रहे हो। तो यहाँ क्या बोल रहा है, इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोवन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन द मार्केट। यानी यहाँ पर आप बेचोगे, है ना, आप जो क्रॉप को ग्रो कर रहे हो उसको बेचने के उद्देश्य से कर रहे हो, ठीक है। जो एरिया आप कल्टीवेट कर रहे हो एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज़ आप उसमें कर रहे हो लार्ज नंबर में, ठीक है। यानी इसमें लार्ज एरिया लगता है। देखो कॉमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, लार्ज एरिया लगेगा, बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड लगेगा, प्लस में कैपिटल यानी पैसा बहुत लगने वाला है इसमें, ठीक, क्योंकि इतने बड़े एरिया को आपको मैनेज भी तो करना है, ठीक है। मेन बात, वर्क इज़ डन बाय मशीन, यहाँ मशीनों का इस्तेमाल होता है, ठीक है।
तो कमर्शियल फार्मिंग में मशीनों का इस्तेमाल आपको देखा जाता है। ठीक, तो कमर्शियल फार्मिंग क्या क्या इंक्लूड करती है? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। बस एक ग्रेन वर्ड ऐड हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए। अभी जो वीट हो गया, मेज़ हो गया, है ना, ये कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स हैं। ग्रेन्स को बेसिकली फार्मिंग की जाती है इसमें, क्योंकि हम बेच सकें इसको। ठीक है, अनाज को बेचने के लिए। ये कहाँ कहाँ प्रैक्टिस होता है, इसकी प्रैक्टिस लोकेशन को याद कर लो। टेम्परेट ग्रासलैंड में होता है, नॉर्थ अमेरिका के, यूरोप और एशिया में भी देखा जाता है। ये स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब होता है जहाँ पर पॉपुलेशन कम हो। ठीक है, तो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना। जहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है वहाँ ये कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, और कुछ अच्छा, इसमें कमी क्या हो सकती है? कमी ये हो सकती है कि अगर सेवियर विंटर पड़ जाए तो इसकी ग्रोइंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, रोक सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा ठंड पड़ जाए तो इसकी ग्रोइंग में बाधा आ सकती है, ग्रोथ में बाधा आ सकती है। ठीक है, मिक्स फार्मिंग क्या कहता है ये देख लेते हैं। मिक्स फार्मिंग में सिंपल बात है कि लैंड जो कि यूज़ हो रही है ग्रो करने के लिए फूड एंड फॉडर क्रॉप एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक, आप क्या कर रहे हो इसमें? आप दोनों काम कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो कि आप फूड को तो उगा रहे हो, साथ में आप एनिमल को भी रियर कर रहे हो, एनिमल को भी पाल रहे हो, पशुपालन भी कर रहे हो। ठीक है, तो ये दोनों काम एक साथ आप कर रहे हो। ठीक है, यानी कि आप क्रॉप भी उगा रहे हो प्लस में जानवरों को भी आप पाल रहे हो इसमें। ठीक है, तो इसे मिक्स फार्मिंग कहते हैं, दोनों आप काम कर रहे हो इसके अंदर। कहाँ कहाँ प्रैक्टिस होती है देख लो थोड़ा सा। प्रैक्टिस ये होती है यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में। ठीक है, प्लांटेशन के बारे में समझते हैं। प्लांटेशन क्या होता है? एक टाइप का कमर्शियल फार्मिंग ही होती है जिसमें एक सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है। एक सिंगल क्रॉप को, यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड है। टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर केन हो गया, कैशू काजू हो गए, रबर हो गया, बनाना हो गया, कॉटन हो गया, इनको उगाया जाता है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर इसकी डिमांड होती है और कैपिटल भी बहुत लगता है। लेबर जब भी बात आए, याद रखना, आज आपको बता दूं, जब भी लेबर की बात आए यानी कि उसमें वर्क फोर्स यानी कितने लोग काम करेंगे, तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर लगता है और कैपिटल भी, पैसा भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। ठीक है, ठीक 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 ठीक। और इसमें डेवलपमेंट आपको करना पड़ता है ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट होता है, इसमें इसका भी खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसको कैपिटल इंटेंसिव बोलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पैसा इसमें खर्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें बताया गया कि मेजर एरियाज कौन से। देखो, प्लांटेशन के लिए अगर आपको मेजर एरिया देखना है तो आप इसे कहाँ कहाँ पाओगे? ट्रॉपिकल रीजन में आप इसे पाओगे। जैसे रबड़ जो होता है मलेशिया में ज़्यादा होता है, कॉफ़ी ब्राज़ील में होती है, टी इंडिया में होता है, श्रीलंका में भी कुछ एग्जांपल है टीज़ के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की। अब कुछ क्रॉप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, छोटा सा डिस्कशन होगा। ठीक है, हमारे पास लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हम लोग उगाते हैं ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। ठीक है, हमारी जितनी ग्रोइंग पॉपुलेशन हो रही है, बढ़ती बढ़ती आबादी है, उसके लिए लार्ज पॉपुलेशन के लिए हमें क्रॉप्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और क्रॉप्स जो होती हैं वो सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, और भी अदर जो इंडस्ट्री चीज़ें बनाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आप टमाटर उगा रहे हो। क्या उगा रहे हो? टमाटर उगा रहे हो। ठीक है, लाल कर दें इसे, लाल कर दें। सपोज कि ये टमाटर है, T4 टमाटर। तो ये टमाटर आप उगा तो रहे हो, एक तो खाने के लिए हो गया, लेकिन अगर जो केचप बनाने वाली कंपनी है, बात समझ रहे हो, जो केचप बनाने वाली कंपनी है, तो केचप बनाने वाले के लिए भी तो टमाटर की रिक्वायरमेंट है ना। तो ये तो दोनों काम कर रहा है, एक तो खाने के लिए भी है ना, कि आपकी फूड की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, दूसरा आप किसी इंडस्ट्री के लिए भी काम आ रहे हो, इंडस्ट्री के लिए भी काम आ रहे हो। तो ये वही बात बोल रहा है लाइन। ठीक है, कि दोनों तरफ से काम आ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और हम डायरेक्टली अब क्रॉप्स को पढ़ते हैं, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्रॉप है राइस। राइस एक मेजर फूड क्रॉप है वर्ल्ड में। ये स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। स्टेपल डाइट का मतलब ये होता है
कि आए दिन कोई ना कोई हर दिन में एक बार तो चावल बनना तय है। इसे स्टेपल डाइट बोलते हैं कि चावल तो एक भी दिन मिस नहीं हो सकता। तो स्टेपल डाइट मतलब क्या है कि आप कभी ना कभी तो चावल खाओगे ही खाओगे दिन में, ठीक है। तो ये स्टेपल डाइट हो गया। राइस हाई टेम्परेचर नीड है इसके लिए, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल भी ज़रूरी है इसके, यानी टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए और रेनफॉल भी ज़्यादा होना चाहिए। ये एलोवियल सॉइल जो होती है, क्ले सॉइल, इस पर बेस्ट उगता है क्योंकि एलोवियल सॉइल जो है पानी को रिटेन कर सकती है, पानी को ऑब्जर्व कर सकती है। चाइना सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन करता है, उसके बाद हम इंडिया वाले आते हैं, फिर जापान आता है, फिर श्रीलंका आता है, फिर इजिप्ट आता है। इंडिया में वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ऐसी जगह है जहाँ पर एक साल के अंदर 2 या 3 अलग अलग क्रॉप्स को उगा सकते हो आप, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वीट की बात करते हैं। अभी चैप्टर कंप्लीट ही होने वाला है, ठीक है। वीट की बात कर लेते हैं। वीट में मॉडरेट टेम्परेचर आपको चाहिए, प्लस में रेनफॉल भी मॉडरेट चाहिए ग्रो करने के लिए। ब्राइट सनशाइन होना चाहिए, ठीक है। जब हार्वेस्ट हो रहा हो, हार्वेस्ट होते समय ब्राइट सनशाइन चाहिए। ये कहाँ का, लोमी सॉइल में बहुत ज़्यादा अच्छे से आप इसका प्रोडक्शन कर सकते हो। लोमी सॉइल याद रखना, लोमी सॉइल। वीट को हम एक्सटेंसिवली यूएसए में देखते हैं, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन और इंडिया में भी आप देखोगे। इंडिया में इसे ग्रो किया जाता है विंटर्स में, ठीक है। आप पार्ट 1 देखना, तो पार्ट 1 में मैंने बता रखा है कि रबी और खरीफ क्रॉप क्या क्या होती है, और कमेंट करके लोग मुझे बताएंगे कि वीट जो है, कमेंट में आपको जवाब देना है वीट कौन सी क्रॉप है, ठीक है, कि रबी है या खरीफ है। चलो देखते हैं पहला वीडियो किसने देखा है। आगे बात करते हैं मिलेट की। तो मिलेट में बोल रहा है इसको हम कोर्स ग्रेन कहते हैं और इसके लिए लेस फर्टाइल या सैंडी सॉइल भी चल जाती है, यानी कि मिलेट कहीं पर भी उग सकता है, सैंडी सॉइल पर भी उग सकता है, याद रखना। और इसको कोर्स ग्रेन, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। मिलेट के अंदर ज्वार, बाजरा, है ना, राई, ये सब मिलेट के अंदर आ जाते हैं। ये हार्डी क्रॉप होते हैं। इसको लो रेनफॉल चाहिए होता है, यानी कि रेनफॉल बहुत कम भी हो तो भी चल जाता है, और मॉडरेट क्लाइमेट टेम्परेचर होना चाहिए। थोड़ी बहुत अगर रेनफॉल मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्वार, बाजरा, रागी ये इंडिया में उगाए जाते हैं। और भी कंट्रीज जैसे नाइजीरिया हो गया, चाइना हो गया, नाइजर हो गया, इसमें भी आप देख सकते हो। डू यू नो में एक फैक्ट बताया गया है कि मेज़ को हम कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग कलरफुल होते हैं, ठीक है, जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर का भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मेज़ की। मेज़ मॉडरेट टेम्परेचर में उगता है, रेनफॉल इसे लो चाहिए और सनशाइन इसको ज़्यादा चाहिए। इसमें आपको फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। मेज़ हम कहाँ देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या है। कॉटन, ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार आया था ये सवाल में, है ना। कॉटन में हाई टेम्परेचर आपको चाहिए, लाइट यानी सनलाइट ज़रूरी है, मतलब लाइट ऑब्वियसली ज़रूरी है, बट लाइट रेनफॉल, यहाँ हल्की फुल्की रेनफॉल होगी चल जाएगा। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए, यानी 200 से ज़्यादा दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें बर्फ़ ना पड़े, ठंडी ना रहे। ब्राइट सनशाइन चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए। ग्रो होता है सबसे ज़्यादा बेस्ट वो ब्लैक सॉइल में और एल्यूमिनियम सॉइल में, जो कि चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये सब लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। यानी कि लीडिंग प्रोड्यूसर का मतलब है सबसे ज़्यादा यहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं कॉटन को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना आप लोग, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, ये सबसे ज़्यादा आप कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें रॉ मटेरियल का काम करते हैं, ठीक है, यानी रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं जूट के बारे में। जो जूट है, जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आ सकता है। ये एलुवियल सॉइल में ग्रो होता है, ठीक है, और इसे रिक्वायरमेंट है हाई टेम्परेचर की, हैवी रेनफॉल की, ह्यूमिड क्लाइमेट की। इस तरीके का जो क्रॉप होता है वो ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो करता है। इंडिया, बांग्लादेश इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉफ़ी। कॉफ़ी में क्या है, कॉफ़ी के लिए आपको वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए, यानी गीला और थोड़ा सा गर्म रहे क्लाइमेट। इसे लोमी सॉइल में उगाया जाता है। हिल स्लोप इसके लिए
सूटेबल एरिया है ग्रो के लिए। ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है, उसके बाद कोलंबिया, फिर इंडिया आता है तीसरे नंबर पे। चाय की बात हो और इंडिया का नाम ना है, ये तो बहुत बड़ा पाप है। तो टी एक बेवरेज क्रॉप है जो कि प्लांटेशन, मैंने अभी ऊपर आपको बताया प्लांटेशन क्रॉप है। इसमें कूल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है, इसलिए आप देखोगे दार्जिलिंग में टी ज़्यादा होती है, आसाम में टी ज़्यादा होती है ना। इसमें हाई रेनफॉल चाहिए होता है थ्रू आउट द ईयर इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी पत्तियों की ग्रोथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वही बता रहे हैं कि इसमें आप देखोगे तो लोमी सॉइल में भी इसका कल्टीवेशन हो सकता है और जेंटल स्लोप रहेगा तो बढ़िया रहेगा। लेबर चाहिए होता है लार्ज नंबर में, आप ऐसे देखते होगे है ना, पीछे लगा लेते हैं टोकरा और वर्क करते हैं। चाइना, इंडिया, श्रीलंका है ना, ये बेस्ट क्वालिटी के टी प्रोड्यूस करते हैं वर्ल्ड में। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया, उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। लास्ट टॉपिक क्या कह रहा है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, राइट। थोड़ा पढ़ते हैं, समझते हैं इसमें ज़रा क्या है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में कह रहा है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू द एफर्ट मेड टू इंक्रीज द फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन ए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। कह रहा है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब है कि आप एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप कर रहे हो, आपने क्या क्या एफर्ट लगाए हैं, आपके एफर्ट कौन कौन से हैं जिससे आप एग्रीकल्चर को डेवलप कर पा रहे हो। अच्छा सवाल, एग्रीकल्चर को डेवलप करना क्यों? अरे भाई सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, आए दिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये पॉपुलेशन खाना खाएगी, खाना कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से आएगा। तो जब पॉपुलेशन बढ़ रही है दिन भर तो एग्रीकल्चर को भी तो बढ़ाना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर कैसे बढ़ेगा, जब उसका डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे आपने कौन कौन से एफर्ट लगाए जिससे इंक्रीज़ हो गया प्रोडक्शन, खेती ज़्यादा होने लग गई, इसी को कहते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, ये कई तरीक़ों से अचीव हो सकता है, कैन बी अचीव इन अ मैनी वे। जैसे हमने क्रॉपिंग एरिया को ही बढ़ा दिया, एग्रीकल्चर लैंड को ही बढ़ा दिया, हमने नंबर ऑफ़ क्रॉप को बढ़ा दिया कि ज़्यादा आप क्रॉप करने लग गए, हमने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर दिया है, हम फर्टिलाइज़र को यूज़ कर रहे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के हम सीड इस्तेमाल कर रहे हैं, तब हो सकता है। हमने एग्रीकल्चर में मशीन ला दी, तब हो सकता है। ठीक है, इन तरीक़ों से आप एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हो। ठीक, अल्टीमेट एम क्या होता है, मेन एम क्या होता है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट का, ताकि हम अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। ये जो आप राशन कार्ड लेकर जाते हो ना राशन लेने के लिए, ये कहाँ से आप आ रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है तभी आप इसको एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक, आगे एक छोटी सी और लाइन है, देख लेते हैं क्या है। ठीक है, एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डेवलपिंग कंट्री विथ लार्ज पॉपुलेशन यूजली प्रैक्टिस इंटेंसिव वेयर क्रॉप आर ग्रोइंग स्मॉल होल्डिंग मोस्ट ऑफ द सब्सिस्टेंस। अब ये सिंपल सी बात कर रहा है कि अलग अलग क्षेत्र में ना अलग अलग तरीके से एग्रीकल्चर को डेवलप किया गया है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, डेवलपिंग मतलब जो भी डेवलप हो रही हैं, पूरी तरीके से डेवलप नहीं, जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि सबसिस्टेंस के लिए फार्मिंग की जाती है, अपने बस गुजर बसर के लिए फार्मिंग की जाती है। ठीक है, और इसमें स्मॉल होल्डिंग पर फार्मर परफॉर्म करता है एग्रीकल्चर को। ठीक, वहीं आप यूएसए वगैरह में देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी होल्डिंग रहती है, बहुत बड़े बड़े मतलब पूरे लैंड रहते हैं, वहाँ पे कॉमर्शियल एग्रीकल्चर किया जाता है बेचने के लिए। ठीक है, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये चीज़ आप देखोगे, तो ये डिफरेंस याद रखना। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, धन्यवाद।